आप सबको नमस्कार। आज है 26 सितंबर और आज हम चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो समाचार पत्रों में चर्चा में रहे हैं और इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले I2U2 संगठन चर्चा में रहा। यह 4 देशों का संगठन है। इसमें 2 I और 2 U की बात की जा रही है। 2 I से इंडिया, इजराइल, UAE और USA की बात की जाती है। इंडिया, इजराइल, UAE और USA की बात की जाती है। इसे पश्चिम एशिया का क्वाड की संज्ञा दी जाती है। क्वाड एक 4 देशों का संगठन है जो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का काम कर रहा है। तो जब क्वाड की बात की जाती है तो इसमें USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। ठीक इसी की तर्ज पर यह I2U2 संगठन बनाया गया जो पश्चिम एशिया में बढ़ते हुए चीन के प्रभाव को रोकने का काम करेगा। चीन का प्रभाव किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो अवसंरचनाओं में निवेश का जो कार्य है उसको रोकने के लिए I2U2 संगठन उस क्षेत्र में शांति, बहाली, स्थिरता और डेवलपमेंट का कार्य करेगा। विशेष करके रणनीतिक और संरचनाओं की बात करेगा, जहां बंदरगाह, सड़कें, रेल मार्ग, इन सब चीज़ों में निवेश की बात यह संगठन कर रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह काम करेगा। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न या बिंदु देखें। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं I2U2 के कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो ये है USA, यहाँ पर है इजराइल, यहाँ पर है इंडिया, यहाँ पर है UAE। अगला एक हम चर्चा में देखें कौन सा रहा है, तो आर्टेमिस एकॉर्ड आजकल चर्चा में है। यह USA की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इंटरप्लेनेटरी जो खोजबीन रिसर्च हो रही है, एक ग्रह से दूसरे ग्रहों, पृथ्वी को छोड़ करके अन्य ग्रहों यानी अंतरिक्ष में अन्य स्पेस जो बॉडीज़ हैं उसको लेकर के जो खोजबीन हो रही है, उसे लेकर के पूरे विश्व के देश USA की स्पेस एजेंसी के मध्य जो पार्टनरशिप है उसको लेकर के जो समझौता है वो आर्टेमिस एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कल हम लोगों ने अब्राहम एकॉर्ड की चर्चा किया था। तो अब्राहम एकॉर्ड का संबंध इजराइल, UAE और बहरीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए USA के द्वारा किया गया एक प्रयास है। इस संदर्भ में और एक दो बिंदु देखें तो USA चाह रहा है कि 2025 तक चांद पर फिर से मनुष्य को उतार दिया जाए। मंगल ग्रह तक के खोजबीन की बात की जा रही है। तो ये था आर्टेमिस एकॉर्ड। हम आगे अपना महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो दीनदयाल उपाध्याय की अभी जयंती मनाई गई, ये चर्चा में है। तो इनके लिए हम देख सकते हैं कि ये कब पैदा हुए थे, तो ये 25 सितंबर 1916 को पैदा हुए थे। इन क्या क्या इनसे प्रश्न आ सकता है, तो हम जानते हैं कि वर्तमान जो सरकार है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। ये BJP के लिए एक रोल मॉडल हैं। इनकी जो विचारधारा थी, एक प्रमुख विचारक थे जो संघ है, राष्ट्र संघ है या जनसंघ है, उस पार्टी के प्रमुख विचारक के रूप में ये सामने आते हैं। इन्होंने जो है जो किताबें लिखी हैं उसमें जो है जगत गुरु शंकराचार्य पर इन्होंने किताब लिखा, पॉलिटिकल डायरी लिखा। एकात्म मानववाद इनका दर्शन है, उसी एकात्म मानववाद के नाम पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। इसी एकात्म मानववाद नाम पर इनकी विचारधारा काफ़ी कुछ गांधी जी से मिलती जुलती है। तो इन्होंने गरीबों के कल्याण, भारतीयता, राजनीति में नैतिकता, छोटे उद्योगों का विकास, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द इनका दर्शन घूमता फिरता है। एक 72 फीट ऊंची प्रतिमा अभी इनकी लगाई गई। तो वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो 72 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है। तो वो 72 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है जो BJP कार्यालय है नई दिल्ली में, उसके परिसर में 72 फीट ऊंची प्रतिमा दीनदयाल उपाध्याय जी की लगाई गई है। अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलें तो अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगाया गया उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ लगाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं इनको बढ़ावा देने की बात की गई। कहा गया कि इसमें 300 महिला उद्यमियों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यही पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया। अगला C295 विमानों की बात की जाती है। तो ये कैसे विमान हैं, C295 विमान जो हैं इन्हें एयरबस नाम की कंपनी ने बनाया है। भारत में कुल ऐसे 56 C295 विमानों के आने की बात की जा रही है। तो इसमें से जो मेक इन इंडिया
प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे और 16 विमान स्पेन में बन रहे हैं। तो ये C-295 कैसा विमान है? तो यह एक तरह का जो मिलिट्री सामान है, यानी सेना का जो मालवाहक विमान होता है उसे ले जाने की क्षमता से युक्त है। ये बहुत कम रनवे पर लंबाई के रनवे पर उड़ान भर सकता है, काफ़ी मजबूती से जो है काफ़ी देर तक उड़ान भर सकता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और पुराने मालवाहक विमान जो सेना के हैं वो काफ़ी पुराने हो गए, इसलिए उन्हें बदलने के लिए यह प्रक्रिया चल रही है। तो C-295 क्या है? तो सेना का मालवाहक विमान है। किस कंपनी ने बनाया? एयरबस ने। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम एशियन खेलों में भारत की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत ने अभी तक भारत के 2 खेलों में स्वर्ण पदक आ चुके हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में एक भारत की टीम है, उसमें 3 लोगों की टीम थी। ये इस गेम का भी नाम याद रखिएगा, कौन सा गेम है? 10 मीटर एयर राइफल। तो शूटिंग में ये आया। तो शूटिंग में ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा किसने किसने जीता? इस टीम में कौन कौन थे? तो एक थे रुद्राक्ष, या कहीं कहीं रुद्रांक्ष इनका नाम मिल रहा है, रुद्राक्ष पाटिल। दूसरा नाम है दिव्यांश पवार, और तीसरा नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। तो तीनों अपने आप में यूनिक नाम है, रुद्रांश भी, दिव्यांश भी और ऐश्वर्य भी। तीनों आसानी से याद किए जा सकते हैं कि इन्होंने भारत में शूटिंग में क्या लेकर के आए? स्वर्ण पदक लेकर के आए, जो 19वें एशियन खेल चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? हांगझू में चल रहे हैं। ये हांगझू कहाँ है? पूर्वी चीन का एक शहर है। हम और बात करें तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने भी जो है क्या जीता है? उसने भी गोल्ड लेकर के आया है, वो भी गोल्ड लेकर के आई है। और अब हम अपने अगले उसमें चलें तो देखते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है AIADMK। इसने ये एक पार्टी है, कहाँ की पार्टी है? ये तमिलनाडु की पार्टी है। इस क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है उसने जो गठबंधन बनाया हुआ है उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से इसने अपना संबंध तोड़ दिया है। 2024 का जो चुनाव आएगा वह चुनाव ये अकेले लड़ेगी। तो हम थोड़ा सा AIADMK के बहाने इस पार्टी के इतिहास पर नज़र डालें तो हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में 1925 के आसपास आत्मसम्मान नाम का एक आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? पेरियार ने चलाया था। AV रामास्वामी पेरियार ने चलाया था। वो कब चलाया था पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन? 1925 में। 1944 तक आते आते द्रविड़ कड़गम नाम से 1944 तक आते आते द्रविड़ कड़गम नाम से एक बड़ा दल खड़ा कर दिया गया। यही द्रविड़ कड़गम जस्टिस पार्टी के नाम से भी जाना गया था। तो 1944 में द्रविड़ कड़गम बनता है और 1949 में ये द्रविड़ कड़गम 2 भागों में बंट जाता है, क्योंकि इनके साथ मिलकर के किसके? रामास्वामी पेरियार के साथ मिलकर के अन्नादुरई CN अन्नादुरई ने यह द्रविड़ कड़गम संगठन बनाया था। बाद में अन्नादुरई इससे अलग होकर के एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा गया DMK। क्या नाम रखा गया? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या कचगम कहा जाता है। हम जानते हैं कि इस समय जो तमिलनाडु में सरकार है स्टालिन की, वह DMK पार्टी की ही सरकार है। इस DMK पार्टी से अलग होकर के 1972 में MG रामाचंद्रन ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा AIADMK। तो 1949 में DMK पार्टी बनती है, किससे? CN अन्नादुरई ने बनाया था। 1972 में AIADMK बनती है, किसने बनाया था? MGR ने। तो CN अन्नादुरई भी सिनेमा के क्षेत्र से थे, MGR भी सिनेमा के क्षेत्र से थे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यही जयललिता की पार्टी है AIADMK। हम अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलें तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। अगला प्रश्न हम देखें, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा को लेकर के भारत की चिंताएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि भारत में
भारत इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ध्यान दे रहा है। तो इसमें कहा गया कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन भारत करेगा। वर्तमान में क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भारत का झुकाव बहुत ज़्यादा है। ग्रीन हाइड्रोजन की भारत बात कर रहा है इस समय कि हम ऐसा हाइड्रोजन पैदा करेंगे जो स्वच्छ ऊर्जा से बनाया गया हो। तो ये भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसमें पहला ही ऑप्शन है नई दिल्ली। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलें तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा क्या प्रश्न है। किस राज्य ने भारत पाक सीमा पर सांचो पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया? तो एक अलग से सीमा द्वार बना दिया गया है। वह कहाँ बना दिया गया है? तो वह बना दिया गया है राजस्थान में। कहाँ बना दिया गया है? राजस्थान में। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान। हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अमेरिका में। अमेरिका का एक प्रांत है। कौन सा प्रांत है? न्यू जर्सी। जैसे अगर ये मान लेते हैं अमेरिका का मैप है, ये ऊपर यहाँ अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, तो यहाँ पर है पूर्वी तट की तरफ है न्यू जर्सी। तो ये याद रखिएगा, दुनिया में जो अक्षरधाम संस्था कार्य कर रही है, उस अक्षरधाम संस्था ने दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाने का कार्य कहाँ कर रही है? तो वह अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में कर रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ड्रोन को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण नियमावली आई थी 2021 में। ऐसे ही हर कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता, तो ड्रोन को लेकर के अगर नियम की बात की जाए तो ये नियमावली कब आई थी? 2021 में। अब यहाँ पर भारत की ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी लगाई गई। हम सब जानते हैं कि ड्रोन का उपयोग कृषि से लेकर के रक्षा क्षेत्र तक, अनेक क्षेत्रों तक इसका उपयोग बहुआयामी उपयोग है। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस प्रदर्शनी को लगाया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो हम देखें कि भारत में 54वें टाइगर रिजर्व की बात की गई। भारत में इस समय कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये 54वां टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती के नाम से स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। 53वें टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश के रानीपुर में, जो कि चित्रकूट जिले में है। हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, और 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर चलाने के पीछे की जो कहानी थी, उसके पहले 1972 में एक एक्ट लाया गया था जिसे कहा गया है 1972 में वन्य जीव अधिनियम। तो इसी बहाने हम वन्य जीव अधिनियम याद रखेंगे। 1972 में 1973 में क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसी के तहत एक संस्था बनाई जाती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA की बात की जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात की जाती है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री जो होते हैं, वही इसके चेयरमैन होते हैं। वर्तमान में कौन है पर्यावरण मंत्री? तो वो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो देखते हैं कि ये आप लोग मैप में ये 54 टाइगर रिजर्व के लोकेशंस ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अब असम यहाँ पर MP में ये एक और पॉइंट समझ लेने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व इस समय MP में हो गए हैं। कुल 7 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पर पेंच ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर पड़ता है, और पेंच में ही बाघों की संख्या सर्वाधिक है। और अगर ऐसे राज्य में पूछा जाए किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश ही है, जिसमें बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसे टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पूछा जाएगा टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है।
अगले प्रश्न की तरफ हम चलें तो हम देखते हैं कि फ्रांस ने किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुला लिया। तो एक देश है नाइजर। इसको हम थोड़ा मैप से देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझने के लिए कि आखिर क्या कारण था कि फ्रांस अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बात कर रहा है। अगर इस मैप की बात करें हम तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर ये है नाइजर और इसके नीचे है नाइजीरिया। देखो ये दो देश इतने महत्वपूर्ण हैं इसमें कि जो नाइजर है वहाँ पर यूरेनियम के भंडार हैं। तो यूरेनियम के भंडार को लेकर के नाइजर बहुत ही समृद्ध है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर नाइजर है, चाड है, माली है, बुर्किना फासो है, इधर सूडान है, यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर सहारा डेजर्ट भी मिलता है। तो जो सहारा मरुस्थल है इस वाले क्षेत्र को, जो किनारे किनारे तट का क्षेत्र है, इन नाइजर में भी पड़ता है, जो सहारा मरुस्थल का तटीय क्षेत्र है उसे साहेल रीजन कहा जाता है। कौन सा रीजन कहा जाता है? साहेल रीजन कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि साहेल रीजन क्या है? सहारा मरुस्थल के जो तटीय क्षेत्र हैं, तो नाइजर में भी साहेल रीजन पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यह क्यों चर्चा में है साहेल रीजन? तो उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियां या यहाँ पर हमेशा चलती रहती हैं, तो इसे काउंटर करने के लिए फ्रांस की सेना यहाँ पर कार्य कर रही है। अब आप सोचेंगे कि फ्रांस की सेना क्यों कार्य कर रही है? तो यह नाइजर पहले फ्रांस का उपनिवेश था। नाइजर किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। और नाइजीरिया एक देश है जो इसी के दक्षिण दिशा में है। नाइजीरिया में किसका उपनिवेश था? तो नाइजीरिया ब्रिटेन का उपनिवेश था। फ्रांस का उपनिवेश होने के कारण नाइजर जो है आज भी वहाँ फ्रांस की सेनाएं मौजूद हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको जो है वहाँ की सेना के द्वारा तख्तापलट कर दिया गया। जब उन राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो वहाँ से उनके जो राजदूत हैं उन्हें भी बुला लिया गया और वहाँ से जो फ्रांस है वो अपनी सेना को भी वापस बुलाने की बात कर रहा है। तो इसलिए हमने देखा नाइजर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ सैन्य तख्तापलट हो गया है। और हम स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव की बात, अच्छा यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था। अब ये प्रश्न देखें कि कर्म पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। अगर कर्मा भी लिखा रहे तो भी ये सही है, कर्म या कर्मा पूजा त्यौहार तो ये मनाया जाता है। झारखंड में एक तरह की प्रकृति पूजा है जहाँ पर बरगद पीपल आदि की पूजा की बात की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो स्मार्ट इंडिया सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना 2015 में शुरू हुई और स्मार्ट सिटी के लिए तरह तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इन शहरों में आपस में अनेक पैमानों पर प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो इसके लिए स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया। आगे हम अपना प्रश्न देखें तो भारत में कितने प्रतिशत गाँवों को ODF होगा, ये ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दो प्रमुख आयाम हैं, एक शहरी एक ग्रामीण। तो जो ODF प्लस का संबंध है स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण धड़े से है। यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्या काम करता है कि गाँवों में जितने भी साफ़ सफाई की बातें हैं उन पर ध्यान रखता है और जैसे हमारे प्राथमिक विद्यालय हो गए, हमारी आंगनवाड़ी हो गई, ग्राम पंचायत भवन हो गया, साथ ही साथ जितने भी घर हैं उन सब में शौचालय बनने की बात की जाती है। तो ये ODF की बात की गई। लेकिन यह प्लस क्या बताता है कि एक बार खुले में शौच से मुक्त तो हो गया, साथ ही साथ अभी भी उसका स्टेटस बना हुआ है कि हम शौचालय का उपयोग सतत रूप से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार शौचालय बन गया और उसका उपयोग ना हो रहा हो। तो भारत में ऐसे कितने गांव हैं जिन्हें ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस श्रेणी में ला दिया गया है? तो इसका उत्तर है 75%। और हम सब जानते हैं कि 6,40,000 के आसपास भारत में गांव हैं। तो यह यहाँ से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो आज के करंट अफेयर्स में कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।